नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। पूरी दुनिया समेत पूरा भारत कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज अलग अलग शहरों में अलग अलग लैब का दौरा करने पहुंचे हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में जाइडस कैडिला की लैब का निरीक्षण किया। यहां देसी वैक्सीन ज़ाइकोवी-डी का दूसरा ट्रायल पूरा हो चुका है और अब इसके तीसरे ट्रायल की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि 21 मार्च तक इस वैक्सीन की लॉन्चिंग कर दी जाएगी। यहां वैक्सीन की जानकारी लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद में भारत बायोटेक की लैब में गए। यहां आईसीएमआर की साझेदारी में एम्स के डायरेक्टर कोरोना की डोज बनाने में, यानी कि जो कोरोना वैक्सीन है उसकी डोज बनाने में जुटे हुए हैं। यहां बनने वाली कोवैक्सीन का तीसरा ट्रायल पूरा हो चुका है। और अब आपको बता दें कि ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। पहली 2 तस्वीरें हैं अहमदाबाद और हैदराबाद की, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जा चुके हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री मोदी पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट पहुंचेंगे। बड़ी खबर, वैक्सीन कोविशील्ड के बारे में प्रधानमंत्री मोदी यहां के साइंटिस्ट और डॉक्टर से जानकारी लेंगे। आपको बता दें कि ऑक्सफोर्ड से साझेदारी में यह कोविशील्ड वैक्सीन यहां पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में तैयार हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोविशील्ड का तीसरा ट्रायल पूरा हो चुका है। और आपको बता दें कि कोविशील्ड वो वैक्सीन है जिसको यह माना जा रहा है कि सबसे जल्दी ये मार्केट में अवेलेबल होगी और 60 से 70% तक अब तक जो ट्रायल्स हुए हैं उसमें इसका जो सक्सेस रेट है वो 60 to 70% रहा है। अब इस वैक्सीन के बारे में अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट पहुंचेंगे और यहां साइंटिस्ट और डॉक्टर से इस कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। और इस बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अहमदाबाद पहुंचे थे उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया, अहमदाबाद में जाइडस बायोटेक पार्क का निरीक्षण किया और वहां बनाई जा रही वैक्सीन के बारे में जानकारी ली। मैं वैक्सीन बनाने वाली टीम को बधाई देता हूं। भारत की सरकार इन सभी के साथ है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो सबसे पहले अहमदाबाद पहुंचे थे, अहमदाबाद में जाइडस कैडिला में वैक्सीन तैयार हो रही है। उसके बाद प्रधानमंत्री पहुंचे हैदराबाद, जहां पर हैदराबाद में निरीक्षण करने के बाद उन्होंने ट्वीट किया, हैदराबाद में भारत बायोटेक का निरीक्षण किया, यहां वैक्सीन के बारे में जानकारी ली। वैज्ञानिकों को मेरी तरफ से बधाई। इनकी टीम आईसीएमआर के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि वैक्सीन जल्द बनाई जा सके। और अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुणे पहुंचेंगे, जहां पर सीरम इंस्टीट्यूट में जो कोविशील्ड वैक्सीन बनाई जा रही है, जिसका ट्रायल किया जा रहा है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां के साइंटिस्ट और डॉक्टर से उसके बारे में चर्चा करेंगे। भारत के पास कोरोना वैक्सीन के कितने ऑप्शंस हैं, अब यह भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि इस समय भारत में कम से कम 5 वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल चल रहा है और इसमें सबसे पहले ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है, जिसे पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है, जहां पर अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। भारत में इसके तीसरे चरण का ट्रायल चल रहा है। इस वैक्सीन का संभावित दाम 500 से 600 रुपए प्रति डोज हो सकता है। दूसरी वैक्सीन भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है, जिसका तीसरे चरण का ट्रायल अब शुरू हो चुका है। दूसरे चरण के ट्रायल के नतीजे आने लगे हैं। इसकी कीमत क्या होगी यह अभी तय नहीं हो पाया है। तीसरी वैक्सीन की अगर मैं बात करूं तो तीसरी वैक्सीन फार्मा कंपनी कैडिला की है, जिसका दूसरे चरण का ट्रायल अभी किया जा रहा है और इसकी भी कीमत अभी तय नहीं है। चौथी वैक्सीन रशिया की स्पुतनिक है, जो दूसरे और तीसरे फेज के ट्रायल में है। इसके 1 डोज की कीमत 700 रुपए से कम होगी, अब तक ये जानकारी सामने आ रही है। और 5वीं वैक्सीन हैदराबाद की बायोलॉजिकल ई कंपनी की वैक्सीन है, जो पहले और दूसरे चरण के शुरुआत में है और इसीलिए अभी इसकी कीमत क्या होगी इसका भी कोई अनुमान नहीं है। इस तरह की सभी कंपनी के मैनेजर्स और डेवलपर्स से केंद्र सरकार लगातार संपर्क में है। भारत का प्लान है कि अगले साल सितंबर तक 25 से 30 करोड़ लोगों को टीका, यानी कि जो कोरोना की वैक्सीन है वो लग जाए और इसके लिए हर व्यक्ति के हिसाब से कम 2 डोज के लिए 50 करोड़ वैक्सीन की जरूरत होगी। तो क्योंकि इनिशियली जो वैक्सीन लगाई जाएगी वो ये माना जा रहा है कि जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, यानी कि हमारे डॉक्टर्स हैं, पुलिसकर्मी हैं, जिनका सीधे कहीं ना कहीं जो फ्रंट लाइन में रहते हैं, उनको सबसे पहले वैक्सीन लगाई जाएगी। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको बता दें कि लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और किस ट्रायल में ये है उसका जायजा ले रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोरोना से लड़ाई तो चल रही है, लेकिन जो दवाई है यानी कि वैक्सीन है कोरोना की, वो कब तक मिलेगी? एक आम आदमी तक वो वैक्सीन कब तक पहुंचेगी? क्या 2021 कोरोना की हार की खबर लेकर आएगा? क्योंकि यह कहा जा रहा है कि 2021 में अलग अलग महीनों में ये वैक्सीन उपलब्ध रहेंगी और अब तक
यानी कि एक आम आदमी तक कोरोना की ये वैक्सीन, कोरोना की ये दवाई कब तक पहुंचेगी, देश को कोरोना से बचाने का क्या है सरकार का प्लान। लेकिन इस बीच आपको बता दें, तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये पुणे की तस्वीरें हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच गए हैं। और आप देख सकते हैं कि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट पहुंचेंगे और यहां पर जो कोविशील्ड वैक्सीन बनाई जा रही है वहां पहुंचेंगे। वहां साइंटिस्ट, जो डॉक्टर्स लगातार इस काम में लगे हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे और क्या प्रोसीडिंग्स हैं उनका निरीक्षण करेंगे, उनकी क्या जरूरतें हैं उसको भी जानने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। जैसे ही वो पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट पहुंचते हैं, हम आपको पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट लेकर चलेंगे और दिखाएंगे आपको कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सुबह अहमदाबाद और हैदराबाद की लैब्स का निरीक्षण कर चुके हैं, अब पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट का भी निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। और इस बीच हमारे साथ देश के जाने माने डॉक्टर्स भी हैं, जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार कब तक एक आम इंसान को, एक आम आदमी को कोरोना की ये वैक्सीन उपलब्ध होगी और फिर इसको कैसे लोगों तक पहुंचाया जाएगा, क्या उसकी प्रक्रिया होगी। ये तमाम चीजें हैं जो कि फिलहाल सबके जहन में है। सब जो लोग हैं वो इस बात को जानना चाहते हैं। मेरे साथ फिलहाल डॉक्टर NK गांगुली हैं, फॉर्मर DG ICMR, वो इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और डॉक्टर आशीष खट्टर इस वक्त साथ में हैं, सीनियर फिजिशियन है, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, वेंकटेश्वरा हॉस्पिटल, दिल्ली। डॉक्टर गांगुली, मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाह रहा हूं कि अभी अलग अलग फेजेस में ट्रायल चल रहा है वैक्सीन का और सबको इस बात का इंतजार है कि जल्द से जल्द वैक्सीन आए, क्योंकि कोरोना जिस हिसाब से बढ़ रहा है और ये कहा जा रहा है कि वापस कोरोना आ रहा है, उसकी अगेन जो लहर है वो चल रही है, तो सबको इंतजार है कि कोरोना की वैक्सीन कब तक आएगी। जिस स्टेजेस में अभी ट्रायल है उसको लेकर क्या उम्मीद करें? जो चित्र आका था कि भारत में जो वैक्सीन बन रही वो 5 वैक्सीन जो है वो आगे पर, लेकिन इस वक्त जो वैक्सीन का यूके में अभी रेगुलेटर को ऑक्सफोर्ड ग्रुप ने डाला हुआ है, वो रेगुलेटर तक पहुंच गया है। फाइजर मॉडर्ना का US रेगुलेटर के पास पहुंचा, ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का अभी 2 दिन पहले यूके रेगुलेटर के पास पहुंचा है। ये जैसे यूके रेगुलेटर पास कर दी, तब क्योंकि ये ग्लोबल ट्रायल है, इंडिया में एक छोटा सा हिस्सा हो रहा है, इंडिया रेगुलेटर भी इसको पास करने की उम्मीद है। तो दिसंबर एंड तक पास हो जाए और इस साल से जनवरी फरवरी में, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑलरेडी ये वैक्सीन बना रही है और बना चुकी है, तो जनवरी फरवरी तक ये वैक्सीन जो है इंडिया के पॉपुलेशन को अवेलेबल होगा। और इस वक्त ये खुशी की बात है कि सबसे पहले जो देश जिनको वैक्सीन मिलेगा, इंडिया को उनके करीब 7 ही मिलेगा। इंडिया की तैयारी भी बहुत अच्छी है, इन्होंने प्रायोरिटीज अपनी पूरी कर रखी है। ये 2 to 8 डिग्री का वैक्सीन है, इसमें कोल्ड स्टोरेज की कमी नहीं है। वैक्सीनेशन का भी पूरा इन्होंने कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैसे वैक्सीनेशन होगी, इसकी प्लानिंग भी इंडिया ने कर रखी है। तो ये चुनौतीपूर्ण काम होगा, लेकिन इंडिया इसको करने में सफल होगी। तो इंडिया में सबसे पहले ये इंस्टीट्यूट वाला वैक्सीन आएगा, क्योंकि फेज 3 करीब खत्म हो चुका है और रेगुलेटर के पास गया है और इन्होंने रिपोर्ट जारी कर दी है। बाकी वैक्सीन में अभी रिपोर्ट जारी नहीं हुई है, तो अभी ये चालू फेज 3 करने में, तो इस टाइम लगेगा। तो ये वैक्सीन अभी अवेलेबल है। जो दूसरी वैक्सीन अवेलेबल होगी, जिसको हीट्रो भी बना रही है, करीब 100 करोड़ डोज बनाएगी, वो है रशियन वैक्सीन। रशियन वैक्सीन की भी फेज 3, ऑल्दो फेज 1 फेज 2 इनकी कमजोर थी, लेकिन फेज 3 ये पूरी कर चुके हैं और इन्होंने भी रेगुलेटर को कर दिया, इनको परमिशन भी मिल गया बाजार में बेचने का। इंडिया में अभी इनकी स्टार्ट, इंडिया में अभी ये बाद में आएगी, लेकिन सबसे पहले इंडिया में सीरम वैक्सीन बाजार में आएगा। इसके बाद जो कोवैक्स है, जाइडस है, जब लोग अपना पूरा करेंगे फेज 3, रेगुलेटर को जमा करेंगे, अपना डाटा बाहर भेजेंगे, तब होगी। लास्ट पॉइंट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इनके जो ज्यादा डोज वाले 2 आर्म है, उसमें करीब 70% प्रोटेक्शन है। 70 प्रोटेक्शन हमारा टारगेट है,
क्योंकि 70% प्रोटेक्शन अगर होता है तो ट्रांसमिशन बंद हो जाएगा। तो ये बड़ी खुशी की चीज है कि हमारी वैक्सीन जो 18 हमारे जो प्योरिटी तो मिल गया, तो एक जो सबसे खतरे में उन पर ट्रांसमिशन बंद हो जाएगा। ये देश को मिलने में टाइम लगेगा, मेरे ख्याल से 2020 के एंड तक पूरे देश को मिलेगा। और जब ये पूरे देश के 70% लोगों को बिल्कुल, यानी कि बहुत आशान्वित हैं हम कि बहुत जल्दी जो वैक्सीन है वो हिंदुस्तान में लोगों को मिलनी शुरू हो जाएगी। डॉक्टर गिरधर ज्ञानी, डीजी एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और डॉक्टर रवि मलिक, फॉर्मर सेक्रेटरी आईएमए, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। डॉक्टर गिरधर ज्ञानी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। अभी कोविड शील्ड को लेकर माना जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो फ्रंट में है वो कोविड शील्ड है। ये माना जा रहा है कि कोविड शील्ड जो पुणे सीरम इंस्टीट्यूट डेवलप कर रहा है ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर, वो सबसे पहले तैयार हो जाएगी। अभी तक कोविड शील्ड को लेकर जो सक्सेस रेट है 60 to 70% माना जा रहा है। ये कितना सेटिस्फैक्टरी और कितना एनकरेजिंग है? देखिए, अबव 50% कोई भी सक्सेस रेट है वो ठीक माना जाता है। तो 60% सक्सेस रेट बहुत अच्छा है हमारे हिसाब से जी। और ये भी आप समझ लीजिए कि एस्ट्राजेनिका जो है सीरम इंस्टीट्यूट के साथ साथ जो हमारी बेस्ड कंपनी है, अगर स्पुतनिक का भी उनको ऑर्डर मिल गया है 10 करोड़ डोजेस का, वो भी आप साथ में लेके चलिए जी। और भारत बायोटेक भी हमारी अपनी ही कंपनी है, और जायडस कैडिला भी अपनी कंपनी है। तो अगर सारी पिक्चर देखें और प्रधानमंत्री का अगर आज का आप दौरा देखें, इससे आपको इंपॉर्टेंस पता लगनी चाहिए कि अगर प्रधानमंत्री खुद जा रहे हैं तीनों जगह पे एक साथ जी, तो इसका मतलब है कि जो अभी तक हम सोच रहे थे कि सिर्फ 20% पॉपुलेशन के लिए ऑर्डर किया गया है, आप और दिनों में आप देखेंगे कि ये हम 65% पॉपुलेशन के लिए हम वैक्सीन के ऑर्डर्स लेके आ जाएंगे। बाकी और वैक्सीन मैं चाहूंगा कि आप डॉक्टर सुनीला गर्ग से पूछेंगे, वो मेरे से ज्यादा एक्सपर्ट है इस मामले में, वो आपको बताएंगी साइंस ऑफ वैक्सीन। ठीक है, मैं डॉक्टर सुनीला गर्ग के पास ही चलता हूं, वो भी इस वक्त हमारे साथ हैं, डायरेक्टर कम्युनिटी मेडिसिन फेलो WHO, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर सुनीला, मैं यही चीज आपसे जानना चाह रहा हूं कि कब तक पहुंचेगी, पहला सवाल, और दूसरी बात कि कैसे पहुंचेगी, क्योंकि पहुंचाना भी, अगर बनाना चुनौती है तो फिर लोगों तक पहुंचाना भी वो एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि 135 करोड़ का देश है जिसमें हम रह रहे हैं। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि ये वैक्सीन जो है वो आखिरी आदमी तक भी पहुंचे, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए किस तरह से रणनीति की जरूरत होगी मैम? आई थिंक सबसे पहले तो ये समझना होगा कि आज प्रधानमंत्री का जो दौरा है वो बहुत सारी चीजों को लेके है। एक तो वैक्सीन कब तक हम तक पहुंच पाएगी, यानी कि हमारे वैक्सीन सोर्स तक कब तक आ पाएगी। दूसरा, वो किस स्टेज में है, उसकी कॉस्टिंग कितनी होगी, एंड देन साथ में हम ये भी जानना चाहेंगे कि अल्टीमेटली जब हम वैक्सीन देंगे तो प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे रहेगा, ये भी जरूरी है। और प्रधानमंत्री के दिमाग में एक अहम सवाल ये भी है कि कॉस्टिंग को लेके, तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। तो जैसे कि अभी पहले आपने डिस्कशन किया और डॉक्टर गांगुली को भी मैं सुन रही थी कि वैक्सीन जो है, पहले हम ये मान के चलें कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर, दैट इज 2021 में मार्च तक हमारे पास में वैक्सीन आएगी। दैट इज फर्स्ट विल बी ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि कोविशील्ड के नाम से है, बिकॉज ये हमारे फेज 3 ट्रायल्स में है। उसके बाद में हम बात करेंगे कोवैक्सीन की, और फिर बाकी जो वैक्सीन है जो कि प्राइमरी आर मेड स्पुतनिक वैक्सीन एंड ऑल दैट। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कि हमारी अपनी कंपनी जो वैक्सीन बनाएंगी, और या स्पुतनिक वैक्सीन की हम बात करें तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट मुद्दा होगा कि हमारे अभी तक 28,000 वैक्सीन स्टोर्स हैं हमारी कंट्री में, और हम भारत लगभग 350 मिलियन यानी कि 3500 लाख की अगर हम बात करें, क्योंकि 10 मिलियन, अगर हम 1 मिलियन की बात करें वो 10 लाख के बराबर है। तो 350 मिलियन डोजेस हम एवरी ईयर हम दे रहे हैं टू चिल्ड्रन एंड टू प्रेग्नेंट मदर्स। सो ये हमारी कैपेसिटी ऑलरेडी है। तो हमारे पास में कोल्ड चेन की प्रॉब्लम नहीं है, बट वी हैव टू मेक प्रोविजन कि हमारा एक्स्ट्रा वैक्सीन भी ये स्टोर हो जाए। अब एक तो है वैक्सीन स्टेट तक पहुंचेगा,
राज्यों की रिक्वायरमेंट के अनुसार जो राज्य अपने आप से कैलकुलेट करेंगे कि उनके पास में कितने हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, कितने फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उसके बाद में कितने लोग जो हैं डायबिटिक्स हैं या कोमॉर्बिड्स हैं, और उसके बाद में हम चलेंगे कि 65 साल से ऊपर के कितने, और फिर धीरे धीरे हम नीचे जाएंगे। और हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि हम लास्ट माइल तक पहुंच पाए। सो इसके लिए जो है हमारी स्टेट्स जो है हमारा एक्शन प्लान बना रही हैं, और एक्शन प्लान बनाने में हमारे पास में प्लीज आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो इन्यूमरेटेड है, क्योंकि हम सेंसस के हिसाब से भी हमारे पास में जनसंख्या का ऑलरेडी उल्लेखन है। और हम ये भी मान के चलते हैं कि हमारे पास में एक यूनिक नंबर भी है जिसको कि हम आधार कार्ड कहते हैं। तो इसलिए सरकार ने एक तैयारी भी करी है, हमारे पास में कोविन ऐप भी बनाया है। कोविन ऐप जो है ये एक डिजिटल ऐप है जिसके माध्यम से हम ये पता चलाएंगे कि किस स्टेट की कितनी वैक्सीन की रिक्वायरमेंट है, हर एक इंडिविजुअल तक वो कैसे पहुंचेगी। नंबर 1, उसका डिजिटल टेम्परेचर भी वो बताएगी, साथ में वो हर एक को रिमाइंड भी कराएगी कि उसने 2 डोज लेनी है, क्योंकि ये भी एक मुद्दा है कि हम जैसे मैंने 1 डोज ले ली तो मैं दूसरी डोज के लिए कंप्लेसेंट ना हो जाऊं, तो ये बहुत जरूरी मुद्दा है। और एक चीज आपने ये हमेशा ख्याल में रखनी है, क्योंकि हम सब साइंटिस्ट और सब पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स इस चीज को बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं, और डॉक्टर ज्ञानी से मैं कई बार डिस्कस करती हूँ कि नया वैक्सीन है, नया तरीका है, तो हमें एक एक्सेस स्पीड मोड में तो जाना है, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। इट्स ए न्यूअर वैक्सीन, क्योंकि जितने भी फेज 3 ट्रायल्स हो रहे हैं, साथ साथ हम लोगों को दे भी रहे हैं। पर्टिकुलरली आपने स्पुतनिक वैक्सीन के उसमें देखा होगा। सो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज ना करें, हम अपनी कोल्ड चेन को बनाए रखें, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि 137 करोड़ की आबादी कोई छोटी आबादी नहीं है हमारे देश की, बहुत बड़ी आबादी है, बहुत डाइवर्स स्टेट्स हैं, और हमारी स्टेट्स अलग अलग लेवल पे हैं, क्योंकि हम केरला का कंपैरिजन तमिलनाडु से नहीं कर सकते, तमिलनाडु का गुजरात से नहीं कर सकते, और बिहार से नहीं कर सकते। तो हर एक की प्लानिंग पे डिपेंड करेगा कि कितने वैक्सीन हमें चाहिए, किस तरह जाएंगे, और हमारे वर्कर्स जो हैं इसमें अहम भूमिका डॉक्टर्स, नर्सिस के अलावा जो कि वैक्सीन देंगे, सबसे ज्यादा जरूरी है उनका रोल की जो कि वैक्सीन को कोल्ड चेन स्टोर से लेके आएंगे, और जहां पे वैक्सीन दिया जाएगा वहां पे किस तरह से वैक्सीन की देखभाल होगी। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखने वाली है। ठीक है, डॉक्टर रवि मलिक भी हमारे साथ है, मैं उनके पास चलता हूं। डॉक्टर रवि मलिक, क्योंकि देखिए शुरुआत से जो कोरोना वायरस है उसको लेकर ये कहा जाता रहा कि हमने देखा भी है कि ये म्यूटेट करता है, कई बार बहुत बार इसके जो स्वरूप है, इसका जो कंपोजिशन है उसमें चेंजेस हुए हैं, तो क्या ये किसी तरह से इफेक्ट करेगा? डेफिनेटली ये इफेक्ट करेगा। अगर आप फ्लू की बात करें तो फ्लू की वैक्सीन हर साल नहीं आती है, वो देखती है कि वायरस म्यूटेट तो नहीं कर गया, और अगर वायरस म्यूटेट कर गया तो वैक्सीन के अंदर चेंज आ जाता है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि आने वाले टाइम में हमें पता चलेगा ये म्यूटेट कैसे करता है। जहां तक वैक्सीन का ताल्लुक है, मैं 2-3 चीजें बड़ी क्लियर कर दूं। हम हमेशा ये ढूंढ रहे हैं वैक्सीन आएगी कब। डेफिनेटली अब प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह से गए हैं, तो मुझे लगता है वैक्सीन प्रोग्राम में एक तरह से रक्त प्रभाव और ज्यादा शुरू हो गया, क्योंकि ये प्रधानमंत्री टॉप लीडर इसको मॉनिटर कर रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, और जल्दी वैक्सीन भी आ जाएगी। लेकिन मुद्दा ये नहीं है हमारे हाथ में वैक्सीन कब आएगी, मुद्दा ये है कि हमारे 130 करोड़ व्यक्तियों को कब तक वैक्सीन लग जाएगी, जिससे हर्ड इम्यूनिटी बढ़ जाएगी और ये पेंडेमिक का चला जाएगा। कई सारे और मुद्दे भी विचाराधीन है, जैसे डोजेस कितनी लगेंगी, डोज जो है वो इंजेक्शन से लगेगी या इंट्रानेजल लगेगी। अभी कुछ हिंट्स ये भी आ रहे हैं कि कुछ वैक्सीन जो है वो नाक में 1-1 ड्रॉप डालने से भी वैक्सीनेशन हो जाएगी, तो उससे हमारी कॉस्ट कटिंग बड़ी जबरदस्त हो जाएगी। सबसे बड़ा मुद्दा है वो टेम्परेचर क्या होगा। सपोजिंगली एक वैक्सीन -70 डिग्री टेम्परेचर पे वायबल है, तो आप ये समझ लीजिए उसका खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बहुत सारे रेफ्रिजरेटर, बहुत सारे बिजली, बहुत सारी लेकिन मुझे लगता है कि वो तो इंडिया में शायद प्रैक्टिकली पॉसिबल भी ना हो। वो तो शायद मुझे लगता है डॉक्टर रवि मलिक इंडिया में प्रैक्टिकली पॉसिबल भी ना हो कि -70 पर अगर रखना है तो फिर इंडिया में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा वो।
आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा -70 के ऊपर रखना। इसीलिए जो वैक्सीन जो भारत बायोटेक वगैरह की इंडिजिनस डेवलप्ड वैक्सीन हैं जो कि 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर तक रखी जा सकती हैं, या इवन स्पुतनिक भी है, हमें सिर्फ वही वायबल रहेगी। -70 डिग्री वाली वैक्सीन जो है वो बिल्कुल वायबल नहीं रहेगी और उसके अंदर हम फेल भी कर जाएंगे। हम कॉन्फिडेंट होके वो वैक्सीन लगाएं और पता चले वो तो डीनेचर हो रखी थी, तो हम बिना बात के कॉन्फिडेंस में रहेंगे कि हमने वैक्सीन भी दे दी है और वैक्सीन जो है वो कारगर भी नहीं रही है। और सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट इशू है वो यह वैक्सीन की डोज कितनी लगेगी। अभी हम 130 करोड़ वैक्सीन की डोजेस का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन अगर महीने बाद उसको दोबारा रिपीट करना है तो 130 करोड़ और चाहिए। और अगर उसके साल के बाद में इसकी रेपिटिशन होनी है, जैसे फ्लू की वैक्सीन है, इसको हर साल दिया जाता है, सपोजिंगली ये वैक्सीन भी ऐसी डेवलप होती है जिसको हमें हर साल या 2 साल बाद रिपीट करना है, तो 130 करोड़ वैक्सीन और चाहिए होंगी। बिल्कुल। आप अगर इस हिसाब से समझिए कि अगर एक वैक्सीन को, जैसे मॉडर्ना वैक्सीन है, फाइजर वैक्सीन है, इनकी 2 डोजेस की जरूरत है, तो इसका मतलब 260 करोड़ डोजेस की आवश्यकता है। और अगर 1 साल के बाद फिर से इसको रिपीट करना है तो 130 करोड़ और। तो इसके लिए कोई एक कंपनी के ऊपर हमें निर्भर नहीं करना, हमें सारी कंपनी, कोई 10 करोड़ दे दे, कोई 5 करोड़ दे दे, क्योंकि हमारा देश बहुत विशाल है। हमें ऐसा नहीं है कि एक ही कंपनी से वैक्सीन लेके हमारे देश का काम बन जाएगा, वो नहीं बनेगा। हमें हो सकता है स्पुतनिक से भी लेनी पड़े, हमें हो सकता है भारत बायोटेक को भी और बढ़ाना पड़े और लेना पड़े। तो ये सब, लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं ये बताऊंगा, वैक्सीन चाहे आ भी जाए, इसको समय लगेगा। लोग अपने मास्क को मत भूलें, इस वक्त मास्क की वैक्सीन है, ये प्रिवेंटेबल डिजीज है, प्रिवेंटिव चीजों को बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, ठीक है सर, मैं आपके पास आता हूं। डॉक्टर आशीष खट्टर भी हमारे साथ है, मैं उनके पास चल रहा हूं उनसे। डॉक्टर आशीष, जो अभी जो ऑप्शंस हैं इंडिया में, जो जिन पर ट्रायल चल रहा है, उसमें सबसे फीजिबल आपको कौन सा लगता है कि सबसे फीजिबल रहेगा? मतलब रिगार्डिंग टू कोल्ड चेन भी अगर मैं बात करूं तो क्या आपको लग रहा है? जिस तरह से हम वैक्सीन बनाते हैं, तो लाइव वैक्सीन है या इनएक्टिवेटिंग वैक्सीन है या फिर नॉन रेप्लिकेटिंग वैक्सीन है या फिर कोई सब यूनिट वैक्सीन है। मेन मुद्दा जो वैक्सीन का है वो इन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपने वैक्सीन का कौन सा पार्ट लेके वैक्सीन बनाई हुई है। जो लाइव वैक्सीन है वो थोड़ी सी लंबी इम्यूनिटी देती है, जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है उसकी डोजेज आपको थोड़ा बार बार चाहिए बनाने के लिए। तो बात ऐसी है कि जो अभी हमारी 2 कोशील्ड और कोवैक्सीन बन रही हैं, इसमें से जो फेज 3 ट्रायल में हमारी सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन है सबसे आगे है अभी, प्रोबेबली उसके लिए हमें उतना कोल्ड चेन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी और इसलिए शायद वो ज्यादा कारगर होगी। कोवैक्सीन के अभी ट्रायल्स पूरे होने में थोड़ा सा समय है, तो प्रोबेबली कोशील्ड जो हमारी वैक्सीन आ रही है, तो दैट विल बी लिटिल मोर इफेक्टिव एंड मे बी इजिली अवेलेबल एंड इजिली वायबल, और जल्दी मिल जाएगी लोगों को। जैसे अभी डॉक्टर रवि भी कह रहे थे कि हमारी जनसंख्या 130 करोड़ के 136 करोड़ के लगभग है, और एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए भी आपको 10 में से एटलीस्ट 7 लोगों को वैक्सीन देनी है कि कोई भी वैक्सीन ढंग से काम करे। अगर कोई भी वैक्सीन को ढंग से काम करना है या लोगों में इम्यूनिटी देनी है, तो हमें 10 में से कम 7 से 8 लोगों को इम्यूनिटी वो वैक्सीन देनी है ताकि एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो सके। जी। तो सारा मुद्दा जो है वो फिलहाल इस पे है कि खर्चा कम हो, कोल्ड चेन उतना मेंटेन ना कर पाए। प्रॉब्लम कोल्ड चेन के साथ ये है कि एक स्तर से तो शुरू होगी, जब वो डिस्ट्रीब्यूटर से केमिस्ट लेवल तक पहुंचेगी तो शायद वो कोल्ड चेन कहीं ना कहीं बीच में ब्रेक हो सकती है, और वो सबसे ज्यादा एक वैक्सीन को ना काम करने के लिए एक वजह बन जाएगी कि वैक्सीन लगी भी आपको और वैक्सीन ढंग से काम भी नहीं कर पाई। तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो कोल्ड चेन मेंटेनेंस है। तो हमें हमारे देश में जहां की टेम्परेचर एवरेज 20 डिग्री से लेकर 45, इसका मतलब ये है डॉक्टर आशीष कि हमको फाइजर जैसी जो वैक्सीन है, मतलब उसके भरोसे तो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि फाइजर तो -70 मांगती है। सर, उन वेस्टर्न कंट्रीज के हिसाब से प्रोबेबली दे मे बी एबल टू मेंटेन दैट, पर जो हमारे देश का स्तर है, जो वेदर है, जो ह्यूमिडिटी है, जो वेदर है, जो टेम्परेचर है, उसके हिसाब से आई फील जो हमारी सीरम इंस्टीट्यूट की है या भारत बायोटेक की वैक्सीन है, दे विल बी मोर बेटर, वो ज्यादा कारगर और असरदार होंगे। डॉक्टर गांगुली, अब सवाल आता है कि ये कैसे तय होगा कि वैक्सीन एक लगेगी या उसकी 2 डोज देनी पड़ेगी या फिर उससे ज्यादा की भी जरूरत पड़ेगी? इनिशियली क्या प्रोसेस रह सकता है, क्या रहने वाला है? देने पड़ रहे हैं 2 डोजेस 21 दिन के फासले में या 28 दिन के फासले में देने पड़ रहे हैं। कोशिश है कि 14 दिन के फासले में देना पड़े, और जैसे अभी बोला गया है कि
सारे जो कंपनीज हैं उन्होंने जो ट्रायल कर रहे हैं बड़े वाले कंपनीज इंटरनेशनल, उन्होंने सबको सेल फोन दिया हुआ, सेल से वो उनका जायजा लेते हैं कि उनको कोई रिएक्शन हुआ है कि नहीं, और उनको याद दिलाया जाता है कि उनको सेकंड वैक्सीन लेनी है, जिससे कि क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है 28 दिन 21 दिन बाद सेकंड वैक्सीन देना। तो ये दो डोज ही मिलेंगे। अभी जिनमें पता नहीं है डोजेस का, वो कोवैक्सीन का नहीं पता है और जाइडस वाले वैक्सीन का पता नहीं है, क्योंकि ये अभी जस्ट इनकी डोजिंग खत्म हुई है, ये थर्ड फेज में गए हैं। बाकी उसमें इट विल बी 2 डोज वैक्सीन। और अभी जो आपने एक प्रश्न किया था, इस वक्त म्यूटेशन इज नॉट ए इशू। सब दुनिया में किसी जगह पर भी इस वक्त म्यूटेशन हो रहा है, बट म्यूटेशन अभी बड़ा इशू नहीं है। बट फ्यूचर में अगर म्यूटेशन आया तो इसकी जो वैक्सीन प्रणालीज है, कुछ वैक्सीन की ऐसी हैं कि बहुत जल्दी वो उसको कामयाब हो जाएंगी और जैसे इन्फ्लुएंजा में नया बनता है वैसे बनाने में सक्षम होगी। इस वक्त जैसा हाल है कि लगता है कि 6 महीने तक इसकी इम्यूनिटी रहेगी। अभी तक जो डाटा आए हैं, ऑल्दो थर्ड फेज के बाद सिर्फ 2 महीने तक का डाटा है, लेकिन मॉडलिंग के साथ जो पता चल रहा है कि 6 महीने तक इसकी एंटीबॉडी तो रहेगी ही। तो उसके लिए ये हर साल वैक्सीन इस वक्त लेना पड़ेगा। एक और मुद्दा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि इंडिया ने कभी एडल्ट वैक्सीनेशन नहीं किया है। इंडिया का जो वैक्सीनेशन है ईपीआई वैक्सीनेशन है, बच्चों की वैक्सीनेशन है। लेडीज को वैक्सीन 2 मिलते हैं, टिटेनस और रूबेला, उसके लिए एंटीनेटल क्लिनिक्स है। इस एडल्ट वैक्सीनेशन के लिए हमको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नए तरीके से प्लानिंग हो रही है, और ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। हमको वैक्सीनेटर चाहिए होंगे, क्योंकि ये सारे इंजेक्टेबल वैक्सीन्स हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट माइल तक करना पड़ेगा, और ये भी देखना पड़ेगा अगर 4 वैक्सीन अवेलेबल हो गए या 3 वैक्सीन अवेलेबल हो गए, कहां पर कौन वैक्सीन जाएगी। एक ही एरिया में 2 अलग अलग वैक्सीन नहीं दिए जा सकते, क्योंकि इसको स्विचिंग कहते हैं। स्विचिंग के बड़े ढेर सारे मुद्दे हैं। तो ये देयर इज लॉट ऑफ प्लानिंग जिसको कि अभी करनी पड़ेगी, और वो भारत सरकार कर रही है। बट अभी हम चाहते हैं कि अगर 10 लोग हैं उसमें 7 लोगों को वैक्सीन मिल जाए, जिससे तब करीब 10 लोगों को फायदा होगा। तो 70% या 60% अगर वैक्सीनेशन हो जाए इंडिया में, तो बाकियों को हर्ड इम्यूनिटी से फायदा होगा। ठीक है डॉक्टर गिरधर ज्ञानी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि जैसे कि अभी डॉक्टर गांगुली बता रहे थे कि 2 वैक्सीन दे दी, उसके बाद 6 महीने तक इम्यूनिटी रहेगी, तो फिर इसका मतलब क्या कि हर साल आपको वैक्सीन लेना पड़ेगा? वैक्सीनेशन सबको हर साल 2 लगानी पड़ेंगी इससे बचने के लिए? आपसे है तो हो सकता है ये ड्यूरेशन 1 साल भी वो डिक्लेयर करें, और ये अभी निश्चित तौर के ऊपर अभी ये रिजल्ट पब्लिश हुआ नहीं है इनके द्वारा, तो ये अभी आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बड़ी निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि चारों कैंडिडेट इस समय पोटेंशियल चल रहे हैं। अगर मैं गवर्नमेंट सोर्सेज से के बेसिस पे बात करूं आपसे, तो ऑक्सफोर्ड है, भारत बायोटेक, जाइडस और हैदराबाद बेस्ड कंपनी जो स्पुतनिक कर रही है, चारों हमारे कैंडिडेट इंडिया में लगने वाले हैं। और जैसे डॉक्टर बता रहे थे, हर एक एरिया में एक पर्टिकुलर वैक्सीन निश्चित की जाएगी। और जहां तक मुझे अभी भी लगता है कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी तरह से चल रही है, और 35 करोड़ हर साल वैक्सीनेशन जैसे डॉक्टर सुनीला बता रही थी आपको, वो तो हम देते ही हैं। पर डॉक्टर डॉमिश का ये भी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एडल्ट वैक्सीनेशन अनफॉर्चुनेटली हमें करना चाहिए था किसी और। कितनी सारी वैक्सीन है जो एडल्ट में लगनी चाहिए थी, जैसे फ्लू हम कभी देते ही नहीं है, बहुत ही लिमिटेड लोग लेते हैं फ्लू की वैक्सीन, तो उसकी हमारे कंट्री में है नहीं, और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। लेकिन अभी भी मैं कहता हूं कि 3 जगह प्रधानमंत्री का जाना एक इंडिकेशन है कि हमारी तैयारी बहुत उसके हिसाब से चल रही है कि हमें 3 प्रश्न मिला के 4 वैक्सीन मिलने वाली हैं, और हमारा टारगेट था 3 साल वाला। मुझे लगता है कि 2 साल में हम पूरे पॉपुलेशन को कवर कर लेंगे। डॉक्टर सुनीला, लोगों के मन में एक सवाल वैक्सीन को लेकर तो है ही कि कब तक आएगी वैक्सीन, लेकिन एक थॉट ये भी है कि क्या वैक्सीन हमको खुद को खरीद कर लगानी पड़ेगी या सरकार फ्री में वैक्सीनेशन कराएगी? ये भी एक सवाल है कि इस पर भी सोच रही होगी सरकार अभी, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा रेट्स तो देखिए खुल के नहीं आए हैं। 1-2 वैक्सीन है जिसमें 500 से 600 रुपए है, कोई 700 रुपए है, इसके अलावा बाकी के ट्रायल्स हैं उसके रेट अभी ओपन नहीं है। तो एक ये भी सवाल लोगों के जहन में है कि क्या हमको खुद को खरीद कर लगानी पड़ेगी वैक्सीन?
डेफिनेटली ये चीज तो बहुत ध्यान से सोचने वाली है करके, क्योंकि देखिए हमारी हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है। अगर हम गवर्नमेंट के चैनल से जाएं तो दिस वैक्सीन विल बी प्रोबेबली प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट इज देयर, क्योंकि जितनी वैक्सीन हम गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म से दे रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि वो हमारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से हटके परंतु गवर्नमेंट के चैनल पे है। परंतु जब वो प्राइवेट सेक्टर में आएगी तो उसमें कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें कॉस्ट ऑफ स्टोरेज भी है, क्वालिटी कंट्रोल भी है, तो वहां पे जो है डेफिनेटली एक चार्ज जरूर लगेगा, यूजर चार्ज, जहां तक कि मैं समझती हूँ, क्योंकि जब हम वैक्सीन प्रोक्योर करते हैं तो उसमें कंपनी के अपने चार्जेस होते हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारी एडवांस्ड कंट्रीज जो हैं उन्होंने ऑलरेडी मॉडर्ना, फाइजर वगैरह को बुक कर दिया है, एंड वेयर यू नो डेवलपिंग कंट्रीज तक वो नहीं पहुंच पा रही, बिकॉज कॉस्ट इज अ मेजर कंसिडरेशन। सो वी शुड नॉट रूल आउट एंड वी शुड नॉट थिंक ऑल्सो कि प्राइवेट सेक्टर में इफ वी आर गेटिंग द वैक्सीन दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे लोग जाते हैं। आज भी हम देखेंगे जो कि वैक्सीन हमारे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत उपलब्ध हैं, जहाँ के बच्चे इम्यूनाइज किए जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर में वो बच्चों का इम्यूनाइजेशन विद कॉस्ट होता है, ये हमने सोचने वाला मुद्दा है। सो वी शुड नॉट एक्सपेक्ट, एंड व्हाई शुड वी एक्सपेक्ट दैट जब हम प्राइवेट सेक्टर आज भी प्रोवाइड कर रहा है वैक्सीन्स, एंड इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, अगर आपको याद होगा जितने भी नए वैक्सीन आए, जैसे मीजल्स आया या रुबेला वैक्सीन आया, अभी भी आज की डेट में हम चिकन पॉक्स वैक्सीन की बात करें जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में उपलब्ध नहीं है परंतु प्राइवेट सेक्टर में है, वहां भी यानी कि मतलब जो लगवा सकता है वो लगवाए, बाकी के लिए सरकार है। जो लगवा सकता है वो लगाए, जो अफोर्ड कर सकता है वो कर ले, बाकी के लिए सरकार है। ये एक मुझे लगता है मॉडल रहेगा। आप सब मेरे साथ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर आज दौरा किया है अलग अलग जगहों का। सबसे पहले अहमदाबाद गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फिर उसके बाद हैदराबाद गए और अब पुणे पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट में जो कोविशील्ड वैक्सीन है जिसका ट्रायल चल रहा है, जो अभी 3rd फेज में है, उसका निरीक्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और इसी पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं कि कैसे जो कोरोना की वैक्सीन है वो लोगों तक पहुंचेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि कब तक पहुंचेगी। डॉक्टर आशीष, साइड इफेक्ट्स को लेकर भी कई तरह के सवाल हैं जहन में कि क्या किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट है या होगा, या इस पर कोई अभी तक बात हो रही है? 5 से 6 साल लगते हैं, जिसको हम फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल्स में बांटते हैं। अभी हमने इस सब को स्क्वीज करके 1 साल में ही वैक्सीन लाने का प्रयत्न किया, क्योंकि महामारी इतनी ज्यादा फैल गई। कोई भी वैक्सीन है डेफिनेटली उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, लाइव वैक्सीन के अपने होते हैं, इनएक्टिवेटेड के कम होते हैं। खासकर जैसे अभी थोड़े दिन पहले भी आया था कि एक वैक्सीन के ट्रायल में ट्रांसवर्स माइलाइटिस नाम की बीमारी कॉमनली पाई गई 1-2 मरीजों में, और जिसके बाद ट्रायल रोक दिया गया। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कॉमन है जो वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स में एक रिमोट कॉज की तरह देखी जाती हैं। कोई 10,000 में 1 जने को हो गई, बट अगर किसी 10,000 में 1 को भी हो रही है तो वो भी नहीं होनी चाहिए। बाकी साइड इफेक्ट्स जैसे हो गए, बुखार हो गया, खांसी हो गई, ये सारी जो चीजें हैं ये कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं विच आर मिनिमल साइड इफेक्ट्स विच कैन बी टॉलरेटेड फॉर एनी वैक्सीन। मेजर साइड इफेक्ट्स होते हैं जैसे कि कोई लकवा मार गया या कोई स्ट्रोक हो गया, इस तरह की चीजें अगर किसी वैक्सीन का साइड इफेक्ट है वो एक मेजर कंसर्न है। प्रॉब्लम बस हमारे साथ यह है कि हमारा जो फेज 3 ट्रायल है वो स्क्वीज करके 1 साल कर दिया गया और ऑब्जर्वेशन के लिए बहुत ज्यादा टाइम ड्यूरेशन नहीं छोड़ा गया जी। वो एक मेजर कंसर्न है, ये आने वाले टाइम में मिलेगा। इवन दो ट्रायल्स बहुत जोरों से हो रहे हैं और देखा शायद अब तक यही गया कि कोई मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं है, तो आई थिंक जितना रिस्क बेनिफिट रेशो देखते हुए वैक्सीन को लॉन्च करना इस टाइम पे ज्यादा बेनिफिशियल है रेदर देन थिंकिंग ऑफ दी साइड इफेक्ट्स, क्योंकि ऑलरेडी एक मेजर ट्रायल के बाद साइड इफेक्ट्स देख लिए गए हैं कि वैक्सीन के कोई मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं है अब तक। ठीक है डॉक्टर रवि मलिक, अब ये भी सवाल लोगों के जहन में है। देखिए मैं सब वो सवाल पूछ रहा हूं जो कि हम लोगों से बातचीत करते हैं तो उनके जहन में सवाल उठते हैं कि किसको पहले मिलेगी, कब मिलेगी, क्या हमको खुद जाना पड़ेगा या किस तरह से इसका वैक्सीनेशन होगा। ये तमाम सवाल लोगों के जहन में उठते हैं कि क्या सबको लगाया जाएगा या एज के हिसाब से लोगों को बांटा जाएगा, क्योंकि पहले तो ये कहा जा रहा है कि फ्रंटलाइन वॉरियर्स है उनको मिलेगी वैक्सीन, लेकिन उसके बाद फिर चैनल कैसे डेवलप होगा? और देखिए सबसे पहले तो हेल्थ केयर वर्कर्स और वल्नरेबल एज ग्रुप को मिलने चाहिए। उसका रीजन यह है जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, एक तो वो बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड होते हैं तो उनके अंदर बड़े चांसेस हैं खुद को होने के, और दूसरी वजह ये भी है
कि जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, जैसे मेरा जैसा डॉक्टर जो कोविड का हॉस्पिटल चला रहा है, वो बहुत सारे लोगों को ट्रांसमिट भी कर सकता है बीमारी, क्योंकि रोज बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है और वो सब वल्नरेबल एज ग्रुप के हैं। क्योंकि डॉक्टर्स के पास जो लोग आएंगे वो वही हैं जो डायबिटीज है जिनको, या हाइपरटेंशन है, उनको पहुंच जाएंगे। तो पहले तो हेल्थ केयर वर्कर्स की। दूसरा हो गया सारे तमाम तरह के वल्नरेबल एज ग्रुप्स हैं, जिसमें कि 65 साल के ऊपर के सभी। मेरे हिसाब से तो सरकार एक पॉलिसी बनाएगी, आधार कार्ड सबके हैं, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 65 साल से ऊपर जितने हैं वो अलग हो जाएंगे, उन सबको वैक्सीन लगनी जरूरी है। उसके बाद तमाम तरह के जो लिवर की बीमारियां हैं, किडनी से ग्रसित हैं, या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, या जिनको डायबिटीज है, या जिनको हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट डिजीज है, इन सबको भी लगने चाहिए। उसके बाद में जो है ये स्ट्रेटेजिक वे में, एक लेडर वे में ये सब लगने चाहिए, ताकि हम सबसे पहले वल्नरेबल एज ग्रुप को प्रोटेक्ट कर लें। और लास्ट में जो है ये यंग हेल्थी एडल्ट्स हैं जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, सब कुछ है, तो उनको लगने चाहिए। तो ये एक स्ट्रेटेजिक मूव बड़ी जरूरी है, जिससे कि वो लोग सबसे पहले प्रोटेक्ट हो जाए जिसमें बेसिक पर्पज हमारा ये है कि मृत्यु ना हो। तो मृत्यु जिन लोगों में होने के ज्यादा चांसेस हैं कोविड के होने के बाद में, स्ट्रेटेजिकली हमारे को उनको एकदम से पहले वैक्सीन दे देनी चाहिए। साइड इफेक्ट्स में मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। जनरली वैक्सीन के साइड इफेक्ट सिंपल होते हैं, हल्का फीवर या इंजेक्शन साइट पे स्वेलिंग, इसके अलावा कुछ नहीं होता। लेकिन कभी कभी एनाफाइलेक्सिस, यानी जिसमें कि इंजेक्शन देते ही रिएक्शन हो जाती है और मौत हो जाती है, इस तरह के साइड इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा घातक होते हैं। तो मेरे ख्याल से जो वैक्सीन फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल की अग्नि परीक्षा से पार हो जाएगी, उसके अंदर सीरियस साइड इफेक्ट्स के होने के चांसेस नहीं है। और लगभग सभी वैक्सीन जो है फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में है, और मुझे लगता है जो साइड इफेक्ट्स हैं जहां तक उनका तल्लक है वो कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं होंगे। जी डॉक्टर गांगुली, ये वैक्सीन काम किस तरह से करेगी? क्या ये इम्यूनिटी डेवलप करेगी या फिर जो कोविड का वायरस है उसको खत्म करेगी? ये भी लोग मतलब जानना चाह रहे हैं, बहुत क्यूरियोसिटी है इस तरह को लेकर भी कि ये वैक्सीन किस तरह से खत्म करेगी कोविड को। तैयार करती है और न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी वायरस को उसके रिसेप्टर से जुड़ने से रोकता है, तो वायरस को सेल के अंदर जाने नहीं देता। ये एक सबसे बड़ी सिस्टम है। इसका एक सरोगेट मार्कर है, वो IgG एंटीबॉडीज है, जो इसका सरोगेट न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी मेजर करना आसान काम नहीं है। उसके बाद टी सेल इम्यूनिटी होती है। टी सेल इम्यूनिटी वायरस को मारता भी है, एंटीबॉडी का मेमोरी बढ़ाने की कोशिश करता है। सो बी मेमोरी सेल देखा गया है कि काफी दिन तक रहते हैं, और टी सेल मेमोरी भी काफी दिन तक रहती है। सिंगापुर नेशनल यूनिवर्सिटी ने पुराने सार्स के जो देखे हुए हैं, 2-2 साल तक उसकी मेमोरी देखी हुई है। लेकिन इस वक्त जो मॉडलिंग हुई है, क्योंकि हम लोग का यहाँ 6 महीने का फॉलोअप भी नहीं हुआ है, तो लोगों का 2-2 साल तक फॉलोअप करेंगे, सारी कंपनीज करेंगी। इस वक्त जो मॉडलिंग हुई है, कि कई लोग बहुत पहले आए थे ट्रायल में, कि 6 महीने तक ये इम्यून सिस्टम काम कर रही है। एक और एंटीबॉडी इसमें खतरनाक होती है जो कि मेजर की जाएगी, जो कि इम्यून एनहांसिंग एंटीबॉडीज कहते हैं। जैसे डेंगू में हुआ, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस में हुआ, कई इन्फेक्शन होते हैं जिनमें इम्यून सिस्टम बॉडी को खुद को अटैक करती है। इसमें इसका खतरा है, ये भी मेजर किया है लोगों ने जब इन्होंने सेफ्टी देखा है। अभी तक कोई भी वैक्सीन उसमें इम्यून एनहांसिंग या ऑटो इम्यून एंटीबॉडी नहीं मिले हैं। ओनली चीज, तो मेन चीज मिली है वो है कि रिएक्शन साइट पर दर्द होता है, थोड़ा फीवर होता है। तो कई वैक्सीन कंपनी पैरासीटामोल दे रही साथ में, जिससे तकलीफ ना हो। और जो वैक्सीन का कोई जो अभी बोला गया ट्रांसवर्स माइलाइटिस वगैरह, ये बाद में पुख्ता कर दिया कि ये वैक्सीन रिलेटेड नहीं थे। लेकिन जब तक पूरा आप फॉलोअप नहीं करोगे, कम से कम 6 महीना, साल या 2 साल, सारे आपको साइड इफेक्ट्स नहीं पता चलेगा। इसमें एक थ्योरी है जिसको रिस्क बेनिफिट रेशियो बोलते हैं। अगर एक पर्सन को हो रहा है लाखों में, तो ये रिस्क बेनिफिट लेने लायक है, तो वो अगर होता है अच्छी तरह से नजर रखा जाता है और इसको दिया जाता है। लेकिन ये अगर 1,000 में एक हो रहा है या 10,000 में एक हो रहा है, वो रिस्क बेनिफिट रेशियो में नहीं पड़ता। अभी तक हमें कोई खतरा, जो भी वैक्सीन भी जा रहे हैं उनमें नजर नहीं आ रहा है। तो जो भी साइड इफेक्ट्स है उन्हें माइनर साइड इफेक्ट्स कहते हैं। ठीक है डॉक्टर गिरधर ज्ञानी, ये वैक्सीन मतलब आगे
जैसे जैसे जब छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन दिया जाता है, उनको पोलियो की दवा दी जाती है, बाकी वैक्सीनेशन है, ये फिर उसी तरीके से जो एक हेल्थ कार्ड होता है उसमें शामिल हो जाएगा आगे की लेना ही लेना है बच्चों को? हाँ, ये बनाया जा रहा है ऑलरेडी, और इसका प्रोग्राम ऑलरेडी बन चुका है सरकार के पास, और ये रिकॉर्ड रखा जाएगा लोगों के पास भी, और जहाँ से भी उनको दिया जा रहा है वहां पे भी रखा जाएगा। और तो अगर नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन हमारा लॉन्च हो गया ऑलरेडी, अगर तब तक वो भी आ गया, हेल्थ कार्ड जो बन के यूनियन टेरिटरी में ऑलरेडी चालू हो गया, अगर जब तक पूरे देश में तो उस हेल्थ कार्ड के थ्रू इसका देना बहुत आसान हो जाएगा। एक बात मैं आपको और जोड़ना चाहूंगा, पहले वाली बात, गवर्नमेंट सेक्टर के थ्रू जो दवाई दी जाएगी, वैक्सीन दी जाएगी, वो तो दी जाएगी हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को और 65 ईयर्स एंड अबव एंड वनरेबल पॉपुलेशन को। ये भी विचार चल रहा है कि इन वैक्सीन वालों को, क्योंकि हमें उनका इकोनॉमिक्स का भी ख्याल रखना है, तो दे विल बी अलाउड टू गिव वैक्सीन टू द कॉर्पोरेट कंपनीज, और कॉर्पोरेट कंपनी अपने एम्प्लॉइज को उस कॉस्ट पे लेके वो पैरेलली अपना दे सकती है। तो ये भी एक विचार चल रहा है सरकार के पास। ठीक है, डॉक्टर सुनीला गर्ग, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, मुझे लगता है कि ये एक मैसेज की तरह अगर आप इसको दें कि ठीक है वैक्सीन आएगा, वैक्सीन मिल भी जाएगा जैसा कि उम्मीद की जा रही है बहुत जल्दी, लेकिन उसके बावजूद भी सावधानी नहीं हमको छोड़नी है, क्योंकि अभी हमने देखा कि जब बीच में जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो उसके बाद धीरे धीरे छूट मिलती गई लोगों को, तो लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिया, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग छोड़ दी। अब कहीं ऐसा ना हो कि वैक्सीन आने के बाद लोग और लापरवाह हो जाएं, तो क्या ये तब भी जरूरी होगा जब वैक्सीनेशन हो जाएगा, जब 2 डोज लग जाएंगी, तब भी ये सारी चीजें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, ये जारी रखना होगा आगे? क्या मैं आप तक पहुंच पा रही हूँ? जी मैम, आपकी आवाज मुझे मिल रही है, आप सुन पाई मुझे? हाँ जी, मैं जितना मैं सुन पाई उसके विषय, उसके अनुसार मैं आपको जवाब देती हूँ कि हमारे लिए आज भी हम कहते हैं कि 2 गज की दूरी है, मास्क है, जरूरी है, और हमारी सोशल डिस्टेंसिंग की तो हम बात करते हैं, यानी कि फिजिकल डिस्टेंसिंग की, सैनिटाइजेशन की बात करते हैं, परंतु आज ये देखिए कि न्यू नॉर्मल है। हमने इन सब का इस्तेमाल करके अपने आप को पोल्यूशन से भी बचाया है, क्योंकि पोल्यूशन भी कॉम्प्लिकेट करती है। परंतु जैसे जैसे हमारे ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलेगा, साथ साथ ये सावधानियां भी चलेंगी, यानी कि मास्क का पहनना जरूरी होगा, हमारा सैनिटाइजेशन चालू रहेगा, हमारा फिजिकल डिस्टेंसिंग चालू रहेगा। तो जब तक हम इसको पूरी तरह से समझ नहीं लेते, तो ये सावधानी बरतना बहुत ही जरूरी है। और मैं तो ये भी कहती हूँ सभी लोगों से कि जैसे कि पहले हम कहते थे कि बड़े ध्यान से मिलना, सबको ना जाने किस रूप में आपको नारायण मिल जाए, तो मैं अभी भी यही कहती हूँ कि ना जाने किस रूप में आपको कोविड का मरीज मिल जाए। मैंने 2-3 बार ये रिपीट किया है डिफरेंट चैनल्स पे भी। मैं ये कहूंगी कि बहुत ध्यान से आप बल्कि दूरी बनाए रखें तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरी चीज ये है, मास्क का करेक्ट यूजेज, नाक के ऊपर रहना और चिन के नीचे रहना, ये बहुत जरूरी है। और मास्क को टाइम टू टाइम, ये नहीं कि एक मास्क खरीदा वो महीना भर चलेगा, ऐसा नहीं होगा। आपका सर्जिकल मास्क है वो 6 से 8 घंटे में चेंज होगा। N95 मास्क, एक मास्क आप 5 दिन तक 6 से 8 घंटे अगर पहनते हैं तो उसको आप यूज कर सकते हैं। तो मास्क भी अलग अलग तरीके के हैं। मास्क को करेक्टली पहनना, और जिस तरीके का मास्क है 3 लेयर मास्क जरूर होना चाहिए, जिसमें कि बीच वाला लेयर सिंथेटिक लेयर होना चाहिए। तो ये जरूरी है करके। और हाथ को अगर सैनिटाइजर नहीं है तो मैं तो ये कहूंगी कि साबुन से आप हाथ को बार बार धोएं, ये जरूरी है। और ये जो हमारी पुरानी कल्चर थी ऑफिसेज में, स्कूल्स में, हम सब बच्चे और बड़े लोग बैठ के टिफिन इकट्ठा खाते थे, ये कल्चर को थोड़ा सा हमें अब हटाना पड़ेगा। इस तरीके से हमें थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा कि हम अपना टिफिन अलग से खाएं। और थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगी कि जहां तक अभी कैलकुलेशन वैक्सीन का हुआ है, सरकार ने बोला है कि हम 137 करोड़ हैं, तो शुरू में हम 80 करोड़ को पहले देंगे। वो इसलिए कि हमने उसमें 14 साल से कम बच्चों को अभी नहीं लिया है। दूसरा, हमें मान के चलते हैं कि हमारे 25% इंडिविजुअल्स को एंटीबॉडीज डेवलप होंगी करके। तो 800 अगर आप 80 करोड़ लेंगे इंटू 2, तो 160 करोड़ लोगों को वैक्सीन
देनी पड़ेगी हमें। और दूसरी चीज से हम ये ना मान के चलें कि ये हम एक ही बार में एक ही दिन में कर देंगे या एक महीने में कर देंगे, इस तरह से नहीं। हमें ये भी देखना है कि एक वर्कर कंफर्टेबली हमारा 1 घंटे में 15 से 20 लोगों को वैक्सीन लगा पाएगा अगर उसके पास में असिस्टेंस होगी, यानी कि एक उसको हेल्पर उसकी बाजू उतार के रखेगा, दूसरा उसको वैक्सीन पकड़ाएगा तो फटाफट वैक्सीन लग जाएगा। परंतु ये उसका अंत नहीं होगा। अब एक आदमी उसको समझाएगा भी सही कि आपको आना है, इसके बाद में आपको बुखार भी हो सकता है, वैक्सीन की साइड पे दर्द भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें वैक्सीन हेजिटेंसी को भी हटाएंगी। तो हमें इसके लिए एक बहुत होलिस्टिक अप्रोच के साथ चलना पड़ेगा ताकि किसी मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस, र्यूमर्स, इन सब चीजों को भी एड्रेस करना पड़ेगा साथ साथ। क्योंकि आप देखेंगे पोलियो हालांकि ओरल वैक्सीन थी, परंतु हमारे पास में यूपी से आया केस की वो लोग कहते हैं कि इससे इम्पोर्टेंसी हो सकती है। ये इस तरह की भी बहुत ज्यादा रिलीजियस लीडर्स हैं, पंचायती राज हैं, हमारे जितने भी तबके हैं, हमें सबको साथ लेके और बड़े आसान तरीके से सबको समझाना पड़ेगा ताकि हमारा कॉमन मैन जो है वो वैक्सीन के लिए आए। अभी भी आप अलग अलग तबकों से मैं तो ये गुजारिश करूंगी आप सर्वे करें कि कितने लोग वैक्सीन लेना चाहते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सर्वे रहेगा जिससे हमें पता चल जाएगा कि डॉक्टरों में क्या सहमति है, साइंटिस्ट में क्या सहमति है। हम आज तो ये कह रहे हैं कि हम सबको दे देंगे, परंतु रेसिपिएंट भी क्या वो लेने को तैयार है। तो ये बहुत जरूरी है। प्रिपेयर्डनेस फॉर वैक्सीन भी एक आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। बिल्कुल ठीक है। वैक्सीन अब बन रही है और वैक्सीन उम्मीद ये कर रहे हैं कि 2021 में वैक्सीन आ भी जाएगी, मार्च तक वैक्सीन आ जाएगी। हालांकि उसको लोगों तक पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा, उसके लिए एक सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। लेकिन इस बीच सबसे जरूरी यह है कि जो कोरोना काल से हम लोगों ने शुरू किया है, यानी कि मास्क पहनना, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग और एक न्यू नॉर्मल के जो भी नॉर्म्स हैं उसको हमें फॉलो करते रहना पड़ेगा, तभी कोरोना को हम हरा पाएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और ये तमाम जो टिप्स हैं जो हमारे व्यूअर्स हैं उन तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।